तो भारतीय संविधान का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। पूरे लूसेंट बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मदद से। मतलब कि अगर आप लूसेंट पढ़े हैं तो अब एक बार पूरे लूसेंट को रिवीजन करना चाहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज कराया जाएगा। तो आज भी हमारा जो भारतीय संविधान का उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बोल दूं कि आप किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे भारतीय संविधान का रोल बहुत अच्छा खासा अब और होने लगा है। भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इस लूसेंट बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमारा भारतीय संविधान भी चल रहा है, प्राचीन भारत भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये सब सब मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। ओके, और सब में वीडियोस डलती रहेगी। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा सारे प्रश्न को। ओके, पहला है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद को क्या किया गया था। ये जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो गवर्नर जनरल का था, उसके कार्यकारिणी मतलब काम करने की परिषद को क्या किया गया था, तो बढ़ाया गया था। क्या कार्यकारिणी, कार्यकारिणी के जो थे, कार्यकारिणी जो था उसे क्या किया गया, तो बढ़ाया गया। ओके, अगला क्या, 1861 के अधिनियम में कौन सी प्रणाली शुरू की गई। 1861 के अधिनियम में जो प्रणाली है वह कौन सी प्रणाली को शुरू किया गया था, तो विभागीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, विभागीय प्रणाली। 1861 के अधिनियम में कौन सी प्रणाली शुरू किया गया था, विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया था। ओके, अगला सवाल है कि 1861 अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार कौन सी शक्ति दी गई थी। यानी ये 1861 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल थे उन्हें पहली शक्ति जो दी गई थी वह क्या उनसी शक्ति दी गई थी, तो अध्यादेश अध्यादेश यानी कि आदेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ओके, अगला 1861 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की प्रांत में विधान परिषद स्थापित कर सकता था। 1861 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल किस प्रांत में विधान परिषद स्थापित कर सकता था, तो किस में स्थापित कर सकता था, तो चाहे तो बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों कि 1861 में गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विस्तारित परिषद में कौन नामांकित कर सकता था। यानी 1861 में गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को विस्तारित परिषद में कौन नामांकित कर सकता था, तो वायसराय। कौन, वायसराय जो थे वो नामांकित कर सकते थे, वायसराय। ओके, अगला सवाल है कि 1862 में लॉर्ड कनिंग ने किस विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी कि 1862 में लॉर्ड कनिंग ने किस विधान परिषद में मनोनीत किया, तो तीन भारतीय। कौन कौन, बनारस के राज, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, सन दिनकर राव। ओके, अगला सवाल है 1873 के अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस समय भंग किया जा सकता था। 1873 के अधिनियम के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसे किस समय भंग किया जा सकता था, तो कभी भी इसे भंग किया जा सकता था। कौन से अधिनियम के अनुसार, तो 1873 के अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस समय भंग यानी कि नष्ट किया जा सकता था, तो कभी भी किसी समय भी नष्ट किया जा सकता था। अच्छा, 1884 में क्या हुआ, 1884 में क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। देखिए 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। कब, 1884 ईस्वी में। ओके मेरे साथियों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 में केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य को किस विभाग का कार्य सौंपा गया। सवाल है कि शाही उपाधि अधिनियम जो 1876 में
केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य को किस विभाग का कार्य जो था वह सौंपा गया था? तो लोक निर्माण, किस कौन सा विभाग का? तो लोक निर्माण के विभाग का काम सौंपा गया था। अगला सवाल है 18 अप्रैल 1876 को किसे भारत की सामग्री घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को किसे भारत की सामग्री घोषित किया गया? किसे भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को। किसको? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था। ओके, अगला सवाल है 1892 के अधिनियम में क्या शुरू हुआ? यानी कि 1892 के जो अधिनियम है वह क्या शुरू हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कोई पूछे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुआ? तो 1892 के अधिनियम से। 1892 के अधिनियम से क्या शुरू हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि 1892 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद को क्या अधिकार मिला? 1892 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद को क्या अधिकार मिला? क्या अधिकार मिला? तो बजट पर बहस करना और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1862 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद को क्या अधिकार मिला? तो उनको ये अधिकार मिला कि बजट पर बहस कर सकते हैं और कार्यकारिणी से प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं, ये 1892 के अधिनियम में यही सब मिला उनको अधिकार का, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और बजट पे बहस भी कर सकते हैं। अगला सवाल आगे 1909 में पहली बार किस समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व हुआ? 1909 में पहली बार किस समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व हुआ? पहली बार किसके लिए? तो मुस्लिम के लिए। किसके लिए मेरे साथियों? मुस्लिम के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब इस अधिनियम में लॉर्ड मिंटो का किसका जनक कहा गया? लॉर्ड मिंटो को किसका जनक कहा गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का। किसका? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। किसको? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे इस अधिनियम में क्या बने थे मेरे साथियों? तो प्रथम भारतीय सदस्य वायसराय का कार्यपालिका परिषद में क्या बने थे? प्रथम भारतीय परिषद वायसराय की कार्यपालिका परिषद में ये बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने थे? अगला सवाल 1990 के अधिनियम में केंद्र में कौन सी विधान व्यवस्था स्थापित हुई? 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में केंद्र में कौन सी विधान व्यवस्था स्थापित हुई? तो द्विसदनात्मक। क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई 1919 के अधिनियम में। केंद्र में कौन सी विधान व्यवस्था स्थापित हुई? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। ओके, अगला सवाल है राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित थे? राज्य परिषद में जो थे वो कितने सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे? कितने सदस्य निर्वाचित थे? तो कितने सदस्य निर्वाचित थे मेरे साथियों? तो 34 सदस्य जो थे वह निर्वाचित थे। कितने? 34। केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या क्या थी? केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो मेरे साथियों वह कितनी थी? तो वह 144 थी। केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144 थी। अगला सवाल है मेरे साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा महिलाओं को क्या अधिकार मिला? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा महिलाओं को क्या अधिकार मिला? तो मतदान का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा ही महिलाओं को प्राप्त हुआ। ओके, अगला सवाल है 1935 के अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ में कितने ब्रिटिश प्रशांत शामिल थे? ये जो 1935 के
अधिनियम के अनुसार जो अखिल भारतीय संघ में जो थे वो कितने ब्रिटिश प्रशांत जो थे वह आपके शामिल थे, तो 11। कितने? 11। देशी रियासतों का संघ में शामिल होना किस प्रकार था? यानी कि देशी रियासतों के संघ में शामिल जो होना था वह किस प्रकार था? ऐच्छिक क्या था? ऐच्छिक था। क्या था? ऐच्छिक। ओके। अगला सवाल है कि अब देखिए, अब अगला स्लॉट में चल रहे हैं, मतलब अगला पेज में, तो आपको नंबर 1 से ही क्वेश्चन दिखेगा, कोई बात नहीं। प्रांतीय स्वयंता किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई? मतलब कि प्रांतीय स्वयंता जो है वो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था था इसका जो अंत है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। ओके। अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम में कितनी सूचियों का निर्माण किया गया? तो 1935 के अधिनियम के में जो थे वह 3 सूची का निर्माण किया गया। कितना? 3 सूची का। कौन कौन सूची? तो राज सूची, संघ सूची, समवृत्ति सूची। ओके। अब अगला सवाल है कि विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना आदि किस सूची में शामिल थे? यानी कि विदेशी मतलब विदेश का जो काम था, विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना आदि किस सूची में शामिल थे? तो वह परिसंघ सूची में। किसमें? परिसंघ सूची में शामिल थे। ओके। अब अगला सवाल है कि पुलिस और शिक्षा किस सूची में थे? यानी कि पुलिस और शिक्षा जो थी वह किस सूची में था? तो प्रांतीय सूची। किसमें? प्रांतीय सूची। अब है कि दंड विधि और विवाह विच्छेद किस सूची के विषय थे? यानी कि दंड विधि और विवाह विवाह विच्छेद किस सूची में था? तो समवृत्ति सूची। किसमें? समवृत्ति सूची में ये सब था। ओके। अगला सवाल है कि समवृत्ति सूची में टकराव होने पर किसकी विधि अभिभावी होती थी? यानी कि समवृत्ति सूची के टकराव होने पर किसकी विधि जो है अभिभावित होती थी? तो किसकी? तो परिसंघ की विधि। किस विधि ये अभिभावी होती थी? तो परिसंघ की विधि जो थी वह अभिभावी होती थी। अगला सवाल है 1935 के अधिनियम में अविशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? यानी 1935 के अधिनियम जो थी अविशिष्ट शक्ति जो थी वह किसे दी गई थी? तो वायसराय को। किसको? वायसराय को अविशिष्ट शक्ति दी गई थी। किसको? वायसराय को। ओके। अगला सवाल है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वह कितनी थी? तो वह 3 थी। कितनी थी? 3 थी। अगला कि संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम अपील कहाँ की जा सकती थी? फिर से अगला सवाल है कि संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम अपील यानी कि लास्ट अपील जो थी वह कहाँ की जा सकती थी? तो कहाँ की जा सकती थी? तो प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में अंतिम अपील की जा सकती थी। कहाँ? प्रीवी काउंसिल में। ओके। अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार किसके पास था? यानी कि 1935 के अधिनियम में जो परिवर्तन का अधिकार था वह किसके पास था? तो ब्रिटिश संसद के पास था। किसके पास था मेरे साथियों? तो ब्रिटिश संसद के पास था। अगला सवाल है 1935 के अधिनियम द्वारा किस संस्था का अंत कर दिया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा किस संस्था का जो था वह अंत कर दिया गया था? तो भारत परिषद का। किसका? भारत परिषद का। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को अंत कर दिया गया था। ओके। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किन तक किया गया? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार है मतलब किन किन तक किया गया? तो दलित लोग, महिलाओं एवं मजदूर वर्ग के लोग तक किया गया। अगला 1935 के अधिनियम में किसका अभाव था? 1935 के अधिनियम में जो तो अभाव था वह किसका अभाव था? तो प्रस्तावना का अभाव था। किसका? प्रस्तावना का अभाव था 1935 के अधिनियम में। ओके।
अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा को किससे अलग किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा को जो अलग किया गया था वह किससे अलग किया गया? तो भारत से वर्मा को अलग किया गया था। किसको? भारत को वर्मा से अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। किसके? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी सीधा पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई तो 1935 ही मारना है। ओके, अगला सवाल है 1935 के अधिनियम में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या का मताधिकार मिला? 1935 के अधिनियम में जो लगभग कितने प्रतिशत जो थे संख्या को मताधिकार मिला? तो कितने? तो 10%। कितने? 10%। 10%। 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। अब एक 1947 का भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? यानी कि 1947 के भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो है वह कब स्वीकृत हुआ, ये आप सभी को बताना है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वीकृत हुआ। कब? 15 अगस्त 1900, सॉरी मेरे साथियों, 15 अगस्त नहीं, 18 जुलाई 1947 को। ये देखिए 1947 के भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। ओके, अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम में कुल कितने धाराएं थी? यानी कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम में जो धाराएं की संख्या थी, धारा, वह कितनी धारा थी? तो 20 धाराएं थी। कितनी? 20। ओके, 15 अगस्त 1947 को किन दो अधिराज्यों की स्थापना हुई? 15 अगस्त 1947 को किन दो अधिराज्यों की जो स्थापना हुई, वो किन दो राज्य थे जिनकी स्थापना हुई? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। ओके, अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है मेरे साथियों वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो अस्थायी अस्थायी सॉरी अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। ओके, अगला सवाल है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389। कितने मेरे साथियों? तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? संविधान सभा का गठन का जो अधिकार था वह क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। क्या? कैबिनेट मिशन योजना थी। ओके, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी। कौन? स्वराज पार्टी जो था, पार्टी, उन्होंने संविधान सभा का विचार प्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी। ओके, तो मेरे साथियों, भारतीय संविधान का आज लेक्चर नंबर 2 भी मैं आप सभी को कंप्लीट करा दिया। अब मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियोस आपको 2 दिन पे एक वीडियोस मिले, बिकॉज मैं भी रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें को हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाते। बट जब भी टाइम मिलेगा आप सभी को वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए मेरे साथियों, मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।